न्यायपुर में राम गोपाल अपने खानदान के साथ रहता था और एक बड़े कार्यालय के नीचे चौकीदारी किया करता था। राम गोपाल का सपना था कि उसके बच्चे बड़े होकर बड़ा काम करें और उसका नाम रोशन करें। राम गोपाल पाई पाई जोड़कर अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाने की बेहद कोशिश करता था। अरे छोटू बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? बिल्कुल अच्छी पापा, इस बार भी मैं फर्स्ट रैंक से पास हुआ। मुझे तुम पर बहुत नाज है। ये लो, ये कुछ पैसे अपने पास रखो, कोचिंग के लिए तुम्हारे काम आएंगे। अरे पापा, इसकी क्या जरूरत है, आप भी ना। अरे रखो, कुछ खा पी लेना और चाहिए होंगे तो और मांग लेना। ऐसे ही राम गोपाल रात भर चौकीदारी किया करता और अपना घर चलाने की पूरी कोशिश करता। उसी जगह पर राम गोपाल का एक साथी और था जिसका नाम था बबलू। बबलू कपटी और बेईमान किस्म का इंसान था। इस कार्यालय में हम कई साल से काम कर रहे हैं। तनख्वाह तो उतनी की उतनी ही है। अब क्या करें, कहीं और जाएंगे तो जितना यहाँ मिल रहा है उतना भी हमारे हाथ नहीं आएगा। मैं जा रहा हूँ ना सेठ जी से बात करने, वहाँ जाकर देखता हूँ कि कैसे नहीं बढ़ाएंगे। जरूर बढ़ाएंगे। हाँ हाँ, जाओ जाओ, जाकर हाथ पैर मार ही लो। बबलू वहाँ से अपने सेठ जी के पास जाता है और उनसे कहता है, मालिक, वो क्या है कि हमारी तनख्वाह बढ़ाने की मैं बात करने आया था। पिछले 2 साल से नहीं बढ़ी है, कुछ हो सकता है क्या? बड़े आए तनख्वाह बढ़ाने वाले, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। रात भर सोते ही तो रहते हो तुम। तुम्हें क्या लगा मैं कुछ देखता नहीं हूँ क्या? तुम तो बस इतना सोचो कि मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा। चले जाओ, वरना तनख्वाह तुम्हारी काट लूंगा। तुमसे अच्छा तो राम गोपाल है, पूरी मेहनत करता है लेकिन चूचा नहीं करता। दफा हो जाओ। बबलू डर के मारे दुम दबाकर वहाँ से भाग गया और राम गोपाल को फंसाने की साजिश रचने लगा। इस राम गोपाल की वजह से मैं हमेशा ताने सुनता हूँ। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना मैं हमेशा ऐसे ही ताने सुनता रहूंगा। और इसी तरह एक चोरों के ग्रुप से जा मिलता है और उनके उस्ताद से कहता है, तुम हो चोरों के उस्ताद, मैं तुम्हें यह कह रहा हूँ कि मेरे कार्यालय के मालिक के घर में चोरी करनी है। मैं तुम्हें सारे खुफिया रास्ते बता दूंगा। चोरी करनी नहीं है, बल्कि तुम्हें मेरे साथ ही हवलदार को पकड़वाना है। चोरी करनी है या नहीं करनी? नहीं करनी। तुम्हें सारा सामान चुरा कर चौकीदार के कमरे में रखवा देना है, जिसके इल्जाम में हम उसे नौकरी से निकलवा देंगे। तुम उसकी फिक्र मत करो, ये काम हो जाएगा। तुम बस हमारी तय की हुई रकम दे देना। और वैसा ही हुआ। चोरों के उस्ताद ने मिलकर उस कार्यालय से कई सारे कीमती सामान चुरा लिए और सब राम गोपाल के घर में रखवा दिया। राम गोपाल रात को जैसे ही आया तो बबलू उसे देखकर चिल्लाने लगा, चोर चोर चोर, देखो राम गोपाल ने कीमती सामान चुरा कर अपने कमरे में रखवा लिया है। चोर चोर। बबलू के चिल्लाते ही सारे लोग वहाँ पर पहुँच गए। राम गोपाल को अपनी नजरों पर यकीन ही नहीं हुआ। मैंने चोरी नहीं की है, आप मेरा कहना मानिए। ये मेरे खिलाफ साजिश है। तुमने ऐसा क्यों किया राम गोपाल? मैं तुम पर कितना भरोसा किया करता था। तुमने जिस थाली में नहाया खाया उसे में छेद कर दिया। सेठ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कोई गलती नहीं की है। मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? मैंने इतने सालों से कुछ नहीं किया, अब क्यों करूँगा? जब नाश मनुष्य पर चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। तुमने ये सब अपने बेटे के लिए किया है। बड़े आदमी बनना चाहते थे ना, इसीलिए। जाओ, बन जाओ अब धनी। बस, अब मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। तुम अभी के अभी ये जगह छोड़कर चले जाओ और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। राम गोपाल अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहाँ से चला जाता है। राम गोपाल की चोरी की बात पर सब उसे बेइज्जत करने लगते हैं। राम गोपाल जहाँ से भी गुजरता है, लोग उसे चोर कहकर पुकारते थे। मुझे 2 किलो शक्कर दे दीजिए। जी, मैं अंदर से शक्कर लेकर आती हूँ, उसके पहले आप कुछ चुरा मत लीजिएगा। हाँ, वैसे भी चोरों की कमी कहाँ है आजकल। राम गोपाल अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त करता रहा
हद तो तब हो गई जब उसके बेटे छोटू को कॉलेज से निकाल दिया गया। एक दिन छोटू रोते हुए घर आया। पापा, आपके चोर होने के वजह से आज पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। आपने चोरी क्यों की? चौकीदार वो होता है जो लोगों को सुकून की नींद देता है। आपने ऐसा क्यों किया? मुझसे आप कभी बात मत कीजिएगा। हट जाइए मेरे सामने से। बेटा, लेकिन मेरी बात तो सुनो। छोटू अपने पिताजी से झगड़ा करके चला गया। एक तरफ राम गोपाल अपनी हालातों से लड़ रहा था, दूसरी तरफ ज्यादा पगार पाकर बबलू बेहद खुश था और उससे भी बड़ी साजिश रचने की योजना बना रहा था। ये काम करके मेरा पेट नहीं भरा है। मैंने सुना है कि पास वाले मंदिर में कीमती जेवर रखे हैं, सोना चांदी हीरे सब कुछ। क्यों उस्ताद, क्या कहते हो? मंदिर के दर्शन कराए? मैं और मेरे चोरों की टोली कोई ऐसी वैसे थोड़ी ना है। अब जरूर मंदिर में चोरी करेंगे। तो ठीक है, फिर हम कल रात ठीक 12 बजे मंदिर के पीछे मिलेंगे। बबलू और उस्ताद की बात राम गोपाल चुपके से सुन लेता है और सारा मसला समझ जाता है। तो ये है असली बात। इन्हें मैं मंदिर में रंगे हाथ पकड़ाऊंगा। अगले दिन राम गोपाल पुलिस वालों को लेकर मंदिर में रात के 12 बजे पहुंच जाता है। बबलू और उसके साथी मंदिर के कक्ष में चोरी कर ही रहे होते हैं कि बबलू और उसके साथी को पुलिस पकड़ लेती है। छोड़ो हमें, जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। अब बोलकर कोई फायदा नहीं। हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। अब चलो जेल में तुम्हें अच्छे से मजा चखाता हूँ। पुलिस बबलू और उस उस्ताद को लेकर जा ही रही थी कि राम गोपाल मंदिर के अंदर कदम रखता है। मंदिर में शिव जी की मूर्ति से उनके गले की माला राम गोपाल के गले में आ गिरती है और एक आवाज आती है। तुमने बड़ा नेक काम किया है पालक। मंदिर के पुरखों की संपत्ति बचाकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर अब से रात को तुम सोने की तरह चमकोगे। जहाँ कहीं भी चोरी होगी तुम्हें उसका आभास पहले ही हो जाएगा। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। इन चोरों को पकड़वाकर तुमने बड़ा नेक काम किया है। तथास्तु। और वैसा ही हुआ। राम गोपाल रात को चमकने लगा। जब भी रात को वो दौरे पर चला जाता है तो वो दूर से ही चमकने लगता है, बिल्कुल सोने की तरह। मुझे माफ कर देना राम गोपाल, मैं तुम्हें समझा नहीं। तुम्हें तोहफा देने के लिए मैंने तुम्हारे बेटे का बड़े कॉलेज में दाखिला करवाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम वापस मेरे यहाँ काम पर लग जाओ। मैं तुम्हें तनख्वाह भी 2 गुना दूंगा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो शुक्रिया। मैं अपने ताकतों का सही इस्तेमाल करके दुनिया को सलामत रखूंगा। और ऐसे ही राम गोपाल सोने का चौकीदार बनकर लोगों की मदद करने लगा और अपनी जिंदगी अच्छे से बिताने लगा। उधमपुर गांव में 2 जाति के लोग रहते हैं। एक है ऊंची जाति के रईस लोग और दूसरे हैं निचली जाति के गरीब लोग। ऊंची जाति के रईस लोग हमेशा अपने गांव के निचली जाति के लोगों को भला बुरा सुनाते थे। इसके साथ ही उनको बेइज्जत करने के लिए हर निचली जाति के लोगों के नाम के पीछे लाल लगा शब्द का इस्तेमाल करते। एक दिन एक निचली जाति का लड़का सोहन ऊंची जाति के लोगों के ऑफिस में नौकरी की तलाश में आता है। साहब, मेरा नाम सोहन है और मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। क्या नाम बताया तुमने अपना? सर, मेरा नाम सोहन है। तुम्हारा नाम सोहन लाल है और तुम नीची जाति के हो, समझे? इसीलिए अपने नाम के पीछे लाल लगाया करो। और हाँ, तुम्हें पता है ना, हमारे ऑफिस में नीची जाति के लोग काम नहीं करते। दफा हो जाओ यहाँ से। सर, मेरे पास डिग्री है और मुझे ऑफिस का सारा काम आता है। तुम्हारे पास डिग्री हो या सोने के बिस्किट, मुझे उससे क्या लेना देना। और हाँ, हो तो तुम निचली जाति के गवार ही ना। इस तरह से अपनी बेइज्जती होते देख सोहन चुपचाप ऑफिस से चला जाता है। सोहन एक पढ़ा लिखा और होशियार लड़का है। कोई भी रईस लोग उसे अपने ऑफिस में काम नहीं दे रहे थे। आज ऑफिस में हुई बेइज्जती की वजह से सोहन रोने लगता है। उसे रोता हुआ देख एक निचली जाति का लड़का सुनील उसके पास आता है। क्या हुआ भाई, रो क्यों रहे हो?
भाई मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही। अच्छा तो ये बात है, तुम्हें पता नहीं हम नीची जाति लोगों के लिए कोई काम है ही नहीं। पर मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ और मेरे पास तो डिग्री भी है। भले ही तुम कितना भी पढ़ लिख लो, लेकिन वो लोग इस बात को थोड़ी ना समझेंगे। सही कहा भाई तुमने। आज मैं ऊंची जाति वाले आदमी के ऑफिस में नौकरी की तलाश में गया था, उसने मुझे बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। हमारी किस्मत में सिर्फ अमीर लोगों के कपड़े धोना लिखा है, उनके साथ ऑफिस में बैठकर काम करने के लिए नहीं। और जितना जल्दी हो सके तुम ये बात समझ लो और धोबी घाट में कपड़े धोने के लिए आ जाओ। सोहन समझ जाता है कि उसे नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए वो अगले दिन से धोबी घाट पर कपड़े धोने के लिए चला जाता है। नीची जाति के सभी लोग दिन भर मेहनत करके धोबी घाट पर रईस लोगों के कपड़े धुलकर अपनी रोजी रोटी चलाया करते हैं। पर एक दिन अचानक से कुछ रईस लोग धोबी घाट के सामने कारखाना बनाने के लिए आते हैं और निचली जाति के धोबियों को धोबी घाट खाली करने की धमकी देते हैं। हम लोग यहाँ सामने मैदान में बड़ा कारखाना खोल रहे हैं, तुम सभी लोग ये धोबी घाट छोड़कर यहाँ से कहीं और चले जाओ। पर ये धोबी घाट तो हमारी है, अगर हम इसे छोड़ देंगे तो खाएंगे पिएंगे क्या? तुम वही हो ना जो कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस में काम मांगने के लिए आया था? हाँ मैं वही हूँ जिसे पढ़ा लिखा और डिग्री होने के बावजूद भी आपने काम पर नहीं रखा। बहुत जुबान चल रही है तेरी, भूल गया तू निचली जाति का है। कैसे भूल सकता हूँ साहब, इसी वजह से तो काबिल होने के बावजूद भी मैं यहाँ धोबी घाट में कपड़े धो रहा हूँ और आप बिना डिग्री के भी ऑफिस में कुर्सी में बैठकर बिना मेहनत किए तनख्वाह ले रहे हैं। बदतमीज, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। अगर तुम लोगों ने आज के आज धोबी घाट खाली नहीं किया तो तुम लोगों को गांव से निकलवा दूंगा। इतना कहकर दीपक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। निचली जाति के लोगों के पास धोबी घाट पर काम करने के अलावा रोजी रोटी का दूसरा कोई जरिया नहीं है, इसलिए वो लोग धोबी घाट को खाली नहीं करते हैं। तभी दीपक पंचायत बुलाता है। सरपंच जी, हम लोग धोबी घाट के सामने के मैदान में कारखाना खोलना चाहते हैं, पर इस धोबी घाट की वजह से कोई भी ऊंची जाति का आदमी उस कारखाने में काम करने के लिए तैयार नहीं है। सरपंच खुद ऊंची जाति का है, इसलिए वो दीपक की बात मानकर निचली जाति के लोगों को धोबी घाट खाली करने के लिए कहता है। अगर कारखाना खुलेगा तो इससे हमारे गांव का नाम होगा, इसीलिए आप सभी लोग इस धोबी घाट को खाली कर कर कहीं और चली जाइए, यही पंचायत का फैसला है। सरपंच साहब, कारखाने के सामने धोबी घाट होने से क्या नुकसान है? तुम पंचायत के फैसले पर उंगली उठाकर पंचायत की नाफरमानी कर रहे हो। साहब, अगर धोबी घाट छोड़ना पड़ेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? ये तो तुम ही लोग जानो कि कहाँ जाओगे, क्या खाओगे। बस इस पंचायत का फैसला है कि तुम लोग धोबी घाट खाली कर दो। निचली जाति के लोगों को पंचायत का फैसला मानकर धोबी घाट को खाली करना पड़ता है। सभी लोग अपना सारा सामान लेकर पहाड़ी पर चले जाते हैं और पहाड़ी पर झरने के नीचे कपड़े धोना शुरू करते हैं। सोहन गीले कपड़े को धोने के लिए पहाड़ी पर पटकता है, जिससे पहाड़ी पर लगी धूल मिट्टी साफ हो जाती है और वो जगह चमकने लगती है। सोहन को कुछ भी समझ नहीं आता। उसे लगता है कि सूर्योदय के कारण सूरज की किरण पहाड़ी पर पड़ने के कारण पहाड़ी चमक रही है। वो अपने दोस्त सुनील को आवाज लगाता है। सुनील भाई, ये देखो, ये पत्थर सूरज की रोशनी से कैसा चमक रहा है। पत्थर की चमक देखने के लिए सुनील पास आता है तो ये देखकर वो चौंक जाता है। ये सूरज की रोशनी से नहीं चमक रहा, बल्कि ये तो सोने का पत्थर है। क्या सच कह रहे हो? मैंने कई साल पहले एक सुनार के साथ काम किया था। सोने की चमक को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। चलो देखते हैं और कितने पत्थर है सोने के। सोहन और सुनील पहाड़ी के दूसरे पत्थरों पर गीले कपड़े पटकते हैं, जिससे उन पर लगी धूल मिट्टी की परत साफ हो जाती है और सभी सोने के पत्थर चमकने लगते हैं।
अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। ये तो पूरा का पूरा पहाड़ सोने का है। हाँ, इस सोने को बेचकर हम लोग अपने लिए पक्के मकान बना सकते हैं और खुद के लिए एक कारखाना भी खोल सकते हैं। सभी निचली जाति के लोग पहाड़ से कुछ सोना लेकर उसे शहर में ले जाकर बेचते हैं और उससे मिले पैसों से अपने लिए पक्के मकान बनवाते हैं। सुनील और सोहन सोने बेचकर मिले पैसों से अपना एक नया कारखाना खोल देते हैं। दूसरी तरफ दीपक और बाकी रईस लोगों का कारखाना काफी नुकसान की वजह से बंद हो जाता है और जब उन्हें सोने के धोबी घाट का पता चलता है तो सभी रईस सोना लेने के लिए पहाड़ी पर आते हैं। दीपक निचली जाति के लोगों से छिपकर अपनी जेब भर लेता है, पर उसे ऐसा करते हुए सुनील देख लेता है। चोर चोर! सुनील की आवाज से सभी निचली जाति के लोग दीपक को मारने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, पर तभी सोहन बीच में आ जाता है। ऐसा क्या हुआ साहब जी, जो आपको चोरी करने की नौबत आ पड़ी? मैं चोर नहीं हूँ। हमारा नुकसान होने की वजह से हमारा कारखाना बंद हो चुका है और हमारा सारा पैसा बर्बाद हो गया। हम सब लोगों के घर बिकने वाले हैं। आप फिक्र मत कीजिए, आप हमारे कारखाने में नौकरी कर सकते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने अपने ऑफिस में तुम्हारी बहुत बेइज्जती की थी। कोई बात नहीं, मैं उस बात को भूल गया हूँ। सोहन दीपक और बाकी सभी रईस लोगों को माफ कर देता है और सभी रईस लोगों को अपने कारखाने में नौकरी दे देता है और सभी निचली जाति और ऊंची जाति के लोग मिलजुल कर खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं।